ये आपका नया सिलेबस है। परसों ही डाला है। आज कितनी तारीख होगी? 19 तारीख को डला हुआ सिलेबस। ऐसे कितने उम्मीद नहीं की थी। मुझे भी नहीं लग रहा था कि देगा। जैसा कि अभी ट्रेंड चल ही रहा है, आरपीएससी का नया दौर चल रहा है, शायद ऐसा लग रहा है जैसे ठान ही ली हो। अब हर साल पेपर करवाने हैं। हर साल पेपर करवाने के लिए वो अपने लेवल को शानदार बड़ा कर रही है। 1000 वैकेंसी निकालनी है, 100 भी निकालेंगे। शीर्ष के 100 बच्चे आएंगे। वहां भी क्रीम की आवश्यकता, टैलेंट की आवश्यकता। और एक ही बार में 1000 निकाल देंगे तो फिर 1000 तक के जाएंगे। तभी लेवल आ जाएगा उसमें। कम कम करके निकालने का उद्देश्य ये भी हो सकता है कि वहाँ टैलेंट ही। फर्स्ट पेपर को हम देख ही रहे हैं। लगभग लगभग हर परीक्षा में फर्स्ट पेपर का जो लेवल है शानदार वाला होता जा रहा है और बढ़िया होता जा रहा है। लेकिन ये भी सच है तो पाठ्यक्रम से बाहर कुछ, ये बात है ना। सिलेबस से बाहर प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो सिलेबस में से ही पूछे। अब क्यों हमें वो कठिन लग रहा है? क्या पेपर एक अलग ही लेवल से बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है कि प्रश्न पूछने की जो प्रकृति है पहले से भिन्न हो गई है और शानदार वाड़ी हो गई है। एक ही प्रश्न में वो आपको पूरा कंसेप्ट पूछ रहा है, पूरी जानकारी चाह रहा है वो। वास्तव में आप इसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते, या फिर आप रट करके एक लाइन आई, वो लाइन से संबंधित प्रश्न आ गया तो आपने कर दिया, नहीं तो वो स्थिति अब रही नहीं। बात करते हैं स्कूल लेक्चरर की व्याख्याता भर्ती परीक्षा की, तो ये शुद्ध रूप से विषय विशेषज्ञ की भर्ती है। कोई भी एक विषय का व्याख्याता होता है उसकी भर्ती है। और इसकी चर्चा हम पहले भी कर रहे थे ना। सब्जेक्ट को एक अच्छे लेवल पर पूछा जाए। जितना ये लोग फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर टफ और टफ बनाते जा रहे हैं, तो क्यों ना सब्जेक्ट को अच्छे लेवल पर ले जाया जाए। क्योंकि वहां तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट चाहिएगा, और सब्जेक्ट एक्सपर्ट के लिए सब्जेक्ट का नॉलेज शानदार बड़ा होना चाहिए। 2022 के पेपर में भी बहुत अच्छा लेवल दिया था इन्होंने। आरपीएससी में सेकंड पेपर शानदार बड़ा आया है। और पिछली भर्ती से इन्होंने जो चित्र वाले प्रश्न है, हमारे ड्राइंग एंड पेंटिंग की बात करें तो चित्र वाले जो प्रश्न है वो देने शुरू कर दिए, जो कि नेट का ट्रेंड है। ये तो जानते हो आप लोग, नेट का एग्जाम सब देते हो। नेट वाला ट्रेंड है, उसको इंक्लूड कर दिया है। और अभी जो परिवर्तन देखने को मिला है जस्ट लेटेस्ट, वो सिलेबस है। सिलेबस में इन्होंने केवल परिवर्तन ही नहीं किया है, बहुत सारा परिवर्तन किया है। बड़े व्यापक पैमाने पर इन्होंने नई चीजें हमारे लिए जोड़ दी गई है। तो सिंपल सी बात है, अब इस पैटर्न से हमारे जो हमारा जो सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग जो पेपर बन के आएगा तो उसका पैटर्न भी कहीं ना कहीं बदला हुआ हमें मिलेगा। क्योंकि बदलाव का दौर चल रहा है। आप केवल इतना सोच करके बैठे रहोगे कि फर्स्ट पेपर फर्स्ट पेपर फर्स्ट पेपर, तो फिर अगली भर्ती के लिए आपको है ना, ये तो इस तरह के सोचने वाले उनको ये सोचना पड़ेगा सेकंड पेपर सेकंड सेकंड पेपर अगली वाली भर्ती में। और फिर कहीं जाकर के तीसरी भर्ती में वो सोच पाएंगे फर्स्ट और सेकंड पेपर, फर्स्ट और सेकंड। मेरा कहने का मतलब हमें तैयार रहना चाहिए, हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। तो आपसे पूछ करके पेपर नहीं बनाता। आरपीएससी आपसे पूछ के पेपर नहीं बनाएगी कि मैं पेपर ऐसा बना दूं क्या, बताओ तूने क्या पढ़ा है, मैं पढ़ा आपको बता दे उस हिसाब से बनाएंगे पेपर। ऐसे थोड़ी बनाएगी। इसलिए हम अपने आप को अपडेट रखें, तैयार रखें, अपनी के साथ अपने आप को प्रस्तुत करें। देखिए, हाल ही में जो जारी किया है सिलेबस की बात करते हैं। हमारा पेपर सेकंड है, सेकंड पेपर की बात कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर आप लोग देख ही रहे हो, ये वाला साइट पर डला हुआ है, आप लोग वहां और देख सकते हैं। में भी अगर कुछ बदलाव होकर के आएगा तो उस पर चर्चा कर लेंगे। फिलहाल हम सेकंड पेपर की बात करते हैं। ड्राइंग हमारा सब्जेक्ट है, और वही जैसा कि पहले होता था, 4 भागों में ये बटा हुआ है। कितने भागों में? 4 भागों में। हालांकि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड 3 ही पार्ट है। सब्जेक्ट से रिलेटेड कितने पार्ट है? 3।
सीनियर सेकेंडरी लेवल, स्नातक लेवल और स्नातकोत्तर लेवल, पीजी या एमए की हम बात करते हैं, थर्ड जो लेवल है इसका। और फोर्थ लेवल हम मनोविज्ञान का जो स्टार्टिंग की जो इकाई है, जो हम पहले फर्स्ट पेपर में ओवरऑल पढ़ते थे, स्टार्टिंग का मैटर है, जो शिक्षा शास्त्र है, आपके उसमें शिक्षण विधियां हैं, आईसीटी है, शिक्षण के चर है, शिक्षण प्रक्रिया है, चर्चा आगे करें। तो देखो सीनियर सेकेंडरी लेवल में क्या है, कला और उसके विकास का ज्ञान, कला और उसके विकास का ज्ञान पहली यूनिट है। जो पहले हम पढ़ते थे वही अब है। कला, कला का अर्थ भारतीय विद्वानों के अनुसार, पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार कला की परिभाषा है भारतीय और पाश्चात्य। साहित्य में कला, कला के प्रकार, ठीक है, और अलग अलग साहित्यों में कला के बारे में क्या क्या कहा गया है, कला के बारे में पढ़ना है। तो और स्क्रिप्ट किया है इसी में, कह रहा है प्राचीन भारतीय साहित्य। आ गया प्राचीन भारतीय साहित्य, जिसमें आपके वही भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, कामसूत्र, वात्स्यायन का, इनका पाणिनि का अष्टाध्याय, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, ये सारे ग्रंथ, चित्र लक्षण वगैरह वगैरह सब इसमें। कला और शिल्प, विशेष रूप से चित्रकला और मूर्तिकला, चित्रकला और मूर्तिकला पहले भी यही था। कला का प्रकृति, समाज और धर्म के साथ संबंध, ये नया जोड़ा है। कला का प्रकृति, समाज और धर्म के साथ संबंध, किस प्रकार से हमारे समाज के साथ, हमारे धर्म के साथ कला का संबंध है। धर्म और कला के मध्य क्या संबंध है, क्या धर्म का कोई योगदान रहा है कला के विकास में। जैसा मैं हर बार पढ़ाता आया हूं, मैंने आपको जो स्टूडेंट्स पहले पढ़े हुए हैं वो पता है कि मैंने धर्म से रिलेटेड कला को पढ़ाया है। धर्म के प्रभाव से ही या धर्म के विकास की छाया में ही कला का विकास हुआ है, और जो स्वरूप समाज का रहा है वही प्रभाव कला में देखने को मिला है। तो ये सब एक दूसरे से क्या है, प्रभावित रहे हैं, दोनों ने, सबने एक प्रभावित किया है। और समय समय पर बदलते हुए समाज, बदलती हुई संस्कृति और बदलते हुए धर्म ने कला का स्वरूप को भी बदला है। ये हम आगे पढ़ेंगे, ये नया टॉपिक जोड़ा। फिर है कला के तत्व, रचना के सिद्धांत। कला के तत्व वो 6 पहले भी थे, अभी भी। रचना के सिद्धांत यानी संयोजन के सिद्धांत, संयोजन के सिद्धांत, भारतीय और पश्चिमी अवधारणा वही है, तुम पहले पढ़ते थे वही है, अलग से ऐसा कुछ भी नहीं है। ड्राइंग और कला में प्रस्तुतिकरण, ये है अंकन एवं अनुरंकन, अंकन एवं अनुरंकन, ड्राइंग एंड रेंडरिंग पहले भी था। एक चीज नोट करना, द्विआयामी त्रिआयामी रचना इसमें नहीं दिया है, नहीं दिया ना। वास्तविकता में पिछली बार जो सिलेबस में उन्होंने दे रखा था द्विआयामी त्रिआयामी, मैंने उसको अलग नहीं पढ़ाया, पता है आप लोगों को। मैंने अंकन और अनुरंकन के साथ ही पढ़ाया है, जबकि आरपीएससी ने उसको अलग टॉपिक के नाम से हमारे पाठ्यक्रम में दे रखा था। और मैंने यही कहा आप लोगों से कि अंकन अनुरंकन द्विआयामी और त्रिआयामी दोनों एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। और फायदा ये हुआ हमें कि अलग अलग टॉपिक देने से हमारे प्रश्नों की जो संख्या थी वो द्विआयामी और त्रिआयामी की ज्यादा हो गई। हुई या नहीं, पुराने पेपर उठा के देख लेना आप लोग। जब तक एनालिसिस नहीं करोगे तब तक हमें चीजों का पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। अंकन को हम कहते हैं त्रिआयामी, अनुरंकन को हम कहते हैं द्विआयामी। और एक ही चैप्टर में ये कर रखा है। इस वीडियो के बाद में हम वही टॉपिक पढ़ेंगे आज। एक ही चैप्टर में आधे पेज में ये पूरा के पूरा हो रहा है, और उससे बाहर एक भी सवाल नहीं गया आज दिन तक। 2 से 3 सवाल आपको मिलेंगे, क्योंकि इसका संबंध आपके संयोजन सिद्धांतों से है। तो आप यूं ना समझे कि द्विआयामी त्रिआयामी हटा दिया है, द्विआयामी त्रिआयामी हटा दिया, ऐसा सोच सकते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है। अंकन अनुरंकन में वो इंक्लूडेड है ऑलरेडी, के लिए अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर है राजस्थान की लोक कलाएं, पहले भी थी
पहले जो 5 लोक कलाएं थी वो तो है ही, 2 और जोड़ दी। पहले फड़ था, कावड़ था, कठपुतली, टेराकोटा और मांडना, ये 5 पहले थी। अभी जोड़ा है आपके ब्लू पोर्ट्री, नीले पात्रों पर चित्रण। राजस्थान में ब्लू पोर्ट्री के पर्याय कृपाल सिंह शेखावत जाने जाते हैं। कृपाल कुंभ पर्यटन स्थल में दर्ज है उनका नाम, कृपाल कुंभ। पारंपरिक ब्लॉक प्रिंटिंग, पारंपरिक ब्लॉक प्रिंटिंग के लकड़ी के ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। उन ब्लॉक्स को उभरा हुआ जो हिस्सा होता है उसमें स्याही लगा करके कपड़े पर या कागज पर छापा लिया जाता है। ये बगरू प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट, ठीक है, अजरक, ये सब इसी का हिस्सा है, लोक कला है। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो डिटेल में हम अध्ययन करेंगे। माध्यम पहले भी था, हम पढ़ चुके हैं माध्यम। उपकरण, कोई माध्यम उपकरण एक ही बात है। उपकरण का मतलब सामग्री, यंत्र जिनका प्रयोग चित्रण में किया जा रहा है। और चित्रकला की तकनीक, वही तकनीक, जल रंग, टेम्परा वॉश, एक्रिलिक वगैरह वगैरह जितनी रखी है अध्ययन कर। ये तो सीनियर सेकेंडरी में नंबर 1 हुआ। नंबर 2 पे हम पढ़ रहे हैं भारतीय चित्रकला, जिसमें प्रागैतिहासिक से कंपनी स्कूल तक इतिहास की बात कर रहा है सीधी। अब हम क्रम की बात कर रहे हैं, क्रम की, सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। और सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए, बिना सीक्वेंस के चलेंगे कहां की कहानी कहां शुरू हो रही है, कौन किस से जुड़ रहा है, इसका पता ही नहीं रहे, और वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा जो होना चाहिए। प्रागैतिहासिक 50,000 ईस्वी पूर्व, 5,000 वर्ष ईस्वी। प्रारंभिक बौद्ध कला, अजंता और बाघ आप पढ़ते आए हो, वही पढ़ना है यहाँ। पाल और जैन शैली, अपभ्रंश शैली जिसको जैन शैली का दूसरा नाम है। भारतीय लघु चित्रकला के स्कूल, भारतीय लघु चित्रकला के स्कूल। वैसे लघु चित्रण परंपरा की शुरुआत पाल और जैन से हो जाती है, पाल और जैन से बात हो जाती है लघु चित्रण की। मुगल कला, राजस्थानी, पहाड़ी और दक्षिणी। मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी और दक्षिणी, इन शैलियों का अध्ययन हमें मध्यकाल के अंतर्गत पढ़ना है। कंपनी स्कूल और राजा रवि वर्मा, इनके जस्ट बाद ब्रिटिश काल शुरुआत होती है। कौन से काल की शुरुआत होती है? ब्रिटिश काल की, जहां से आधुनिक काल की शुरुआत होती है। और आधुनिक काल की पहली शैली कौन सी बताई थी मैंने? कंपनी शैली। कौन सी है भाई? कंपनी शैली। तो कंपनी शैली और राजा रवि वर्मा को पढ़ना, ध्यान रहे। कंपनी शैली तो दे रखा है, स्पेशली राजा रवि वर्मा ने रखा है, अलग ही चैप्टर। राजा रवि वर्मा को स्पेशली पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना। तीसरा पॉइंट है भारतीय पुनर्जागरण से आधुनिक युग तक। भारतीय पुनर्जागरण से आधुनिक युग तक, आपको पता है पुनर्जागरण क्या है? कहां से? बंगाल से। कहां से? बंगाल से। बंगाल स्कूल और उनके कलाकार, देखो, बंगाल स्कूल और उनके कलाकार। अवनींद्र नाथ टैगोर, बिल्कुल है। गगनेंद्र नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, ये नूतन कला प्रवृत्ति के अंतर्गत है। के अंतर्गत है, नूतन कला प्रवृत्तियों के अंतर्गत है। जो बंगाल शैली से हटकर के नया जो पनपा था उसकी बात है। और इस नूतन कला प्रवृत्ति में यामिनी राय भी आते हैं और अमृता शेरगिल भी आती है, ये चारों। इसके बाद हम शुरुआत करते हैं बंगाल स्कूल की। रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, नितिन नाथ मजूमदार, अब्दुल रहमान चुगतई, असित कुमार हल्दर, शारदा चरण वकील, सब आपको पता है। मैंने पहले भी आपको बंगाल शैली में समझा रखा है। ये सारे के सारे कलाकार बंगाल शैली में मैंने आपको समझाया है, पढ़ाया है। पुराना बैच था उसमें चित्रनाथ मजूमदार को भी मैंने पढ़ाया है। चित्रनाथ मजूमदार को, शारदा चरण वकील ने चर्चा की है अच्छे से। और इसी में क्या है, इन्होंने बंगाल स्कूल और उनके कलाकार में ही जामिनी राय, अमृता शेरगिल, रविन्द्रनाथ टैगोर, गगननाथ टैगोर को दे रखा है। हालांकि लेकिन ये चारों ही कलाकार बंगाल शैली से आगे के कलाकार हैं, बंगाल शैली से
आगे के कलाकार हैं। सवाल कई आ चुके हैं, प्रमाण सहित कह रहा हूं मैं, बिल्कुल प्रमाण सहित आपको कह रहा हूं। सिलेबस में इन्होंने रख दिया है उठा करके बंगाल सैल्यूट कलाकार, और उसी में यामिनी राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल और गगनेंद्रनाथ टैगोर को डाल दिया है हालांकि। लेकिन ऐसे आपको अनेक सवाल मिलेंगे जिसमें प्रश्न है निम्न में से बंगाल शैली का कलाकार कौन नहीं है। जब आप उसमें ऑप्शन में अमृता शेरगिल देखोगे तो अमृता शेरगिल बंगाल शैली का कलाकार नहीं। जामिनी राय आप पढ़ोगे तो जामिनी राय बंगाल शैली के कलाकार नहीं है, ये तो लोक शैली के कलाकार रहे हैं, और आरंभिक कला इनकी तेलंगाना। हम डिटेल में इनको एक एक जब पढ़ेंगे एक एक कलाकार को, तब हम इनकी और विस्तार से चर्चा करेंगे कि वास्तव में इसको हमें कौन से कैटेगरी में रखना है और इसका सवाल किस प्रकार से बनने वाला है। ठीक है, प्रत्येक कलाकार का, क्योंकि यहां इनको एक और चैप्टर नोट करना चाहिए था, नूतन कला प्रवृत्ति, जिसमें इन चारों कलाकारों को रखते तो ज्यादा अच्छा होता, सिलेबस में ही क्लियर हो जाता। ये बंगाल शैली से उभे हुए कलाकार हैं चारों ही। ठीक है, इनकी कला में व्यक्तिकता है, मौलिकता है, इन्होंने अपने ही तरीके से कलाकर्म किया। भारत में आधुनिक कला और आधुनिक कला समूह, भारत में आधुनिक कला समूह और उनके कलाकार, कला समूह और उनके कलाकार। कोलकाता समूह पहले था, अभी भी है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप बॉम्बे पहले भी था। शिल्पी चक्र दिल्ली, चोला मंडल या चोल मंडल या चोला आर्टिस्ट ब्लेज, है ना, किसी नाम से आ जाए आप समझ। 1890 ग्रुप नया जोड़ा है, ग्रुप 1890 नया जोड़ा है, जिसके संस्थापक रहे हैं जगदीश स्वामीनाथन। ठीक है, और इसके उद्घाटन करता पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिटेल में पढ़ेंगे जब हम उधर पढ़ेंगे। ये तो रहा आपका भाग फर्स्ट। अब हम बात करते हैं भाग सेकंड। भाग सेकंड, स्नातक स्तर, भारतीय वास्तुकला और मूर्तिकला का इतिहास। इतिहास की बात करते हैं, वर्डी सभ्यता से शुरुआत होती है, नो डाउट पढ़ चुके हैं पहले भी। सिंधु घाटी सभ्यता, सांची, भरूच, अमरावती, कारला, भांजा, मथुरा और गांधार। कारला और भांजा दोनों ही महाराष्ट्र में स्थित गुफाएं हैं, और इनमें सबसे प्राचीन गुफाएं हैं। इनमें सबसे प्राचीन गुफाएं हैं, लगभग प्रथम शताब्दी के आसपास की गुफाएं, कारला और भांजा। सांची, भरूच, अमरावती तीनों ही आपके शुंगकालीन कला की देन है। कौन सी काल की? शुंग काल की। मथुरा, गांधार आप कुषाण काल में पढ़ते हो, कुषाणकालीन शैली है, कला केंद्र है, कला केंद्र के आधार पर ही शैली का नाम पड़ा है। एलोरा, एलिफेंटा, बाघ, बादामी गुफाएं आ गई। ठीक है, एलोरा महाराष्ट्र, एलिफेंटा महाराष्ट्र, बाघ मध्य प्रदेश, बादामी कर्नाटक, महाबलीपुरम तमिलनाडु, उदयगिरी और देवगढ़। ये उदयगिरी और देवगढ़ दोनों गुप्त काल में, दोनों कहाँ है? गुप्त काल में। उदयगिरी देवगढ़ दोनों कौन से काल में पढ़ेंगे? गुप्त काल में पढ़ेंगे। और मथुरा सारनाथ दोनों किसमें? कुषाण काल में। कुषाण काल के बाद में गुप्त काल में आ जाएंगे। और ये जो है ये मध्यकालीन है। ये कौन से काल के हैं? मध्यकाल के, अर्थात गुप्त काल के बाद के। उदयगिरी और देवगढ़ के बाद के हैं ये, एलोरा, एलिफेंटा, बादामी और महाबलीपुरम। बाघ तो फिर भी चौथी शताब्दी का, इनसे पहले काल से पहले का है बाघ, चौथी पांचवी शताब्दी के आसपास। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश। इसमें नया ऐड कुछ भी, में कुछ भी नया ऐड नहीं है। कारला भांजा पहले भी थी, सांची, भरूच, अमरावती पहले भी था, देवगढ़ उदयगिरी पहले भी था, बाघ पहले भी था, एलोरा एलिफेंटा महाबलीपुरम पहले भी था, है ना? हाँ तो सही, हाँ तो सही, वही है। यहाँ स्थापत्य कला की श्रेणी में हम पढ़ रहे हैं, वास्तुकला की श्रेणी। कोणार्क, खजुराहो, मीनाक्षी मंदिर भारत के परिप्रेक्ष्य में मंदिर थे।
भारतीय परिप्रेक्ष्य दोनों ही मंदिर पहले थे, अभी भी। राजस्थान के प्रमुख मंदिर वास्तुकला और मूर्तिकला। हर्षनाथ। अभी बैठ के मैंने यही बदला था, लेकिन अब कौन सी पीडीएफ सेव हुई है पीडीएफ में, पता नहीं। ठीक है, हर्षनाथ कहाँ है? सीकर। हर्षनाथ सीकर। किराड़ू बाड़मेर, ओसिया जोधपुर, बाड़ौली, वैसे यहाँ कोटा दे रखा है चित्तौड़गढ़ जिले में। कौन जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में। यही चल रहा है, बहुत टाइम से चल रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले कोटा के नजदीक है। दिलवाड़ा, माउंट आबू सिरोही, रणकपुर पाली, आभानेरी दौसा। आभानेरी कहाँ है भाई? दौसा। अंबिका टेम्पल या अंबिका माता मंदिर जगत उदयपुर, एकलिंगनाथ और सहस्त्रबाहु टेम्पल नागदा उदयपुर। नए जोड़े हैं दोनों, एकलिंग जी और सहस्त्रबाहु। सहस्त्रबाहु या सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर। राजस्थान के प्रमुख कलाकार के हेब्बार, पहले भी थे, एन.एस. बेंद्रे, जे स्वामीनाथन, के.जी. सुब्रमण्यम, अकबर पद्मसी, गणेश पाइन, तैयब मेहता, जोगेन चौधरी, जी.आर. संतोष, गुलाम रसूल संतोष, रामेश्वर ब्रूटा, विवान सुंदरम, अनुपम सूद, सोमनाथ और उपेन खक्कड़, राम कुमार यहां से नए हैं। उपेन खक्कड़ के बाद राम कुमार नए, कृष्ण खन्ना नया जोड़ा है, ए रामचंद्रन, एंजोलिए एला मेनन, ए मेनन, अर्पणा कौर, गोगी सरोज पाल। ये आपके नए आर्टिस्ट ऐड किए। कोई सा कम हुआ है क्या? कम नहीं हुआ है, ऐड हुआ है। पहले जो थे वो कम थे क्या? पहले जो थे वो कम थे क्या? लेकिन एक चीज और सोचा करो, हाथों हाथ एक चीज और सोच लिया करो कि हम जो वाक्यता पढ़ेंगे तो कम पढ़ेंगे क्या? है? वाक्यता बनेंगे तब कम बनेंगे क्या? बेचारे थर्ड ग्रेड से तो ज्यादा ही पढ़ोगे, सेकंड ग्रेड से ज्यादा पढ़ोगे। अरे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनने के लिए पता है भीड़ देखी तुम लोगों ने, कितनी भयंकर भीड़ है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनने के लिए। और पीएचडी वाला भी बैठा है, पीएचडी वाला भी बैठा है ना। तो कम बात मत सोचा करो, पूरी सोचा करो, पूरी बात को पूरी करके कंप्लीट करोगे तब जाके तसल्ली मिलेगी। अब राम कुमार जोड़ दियो, राम कुमार भी आ गया, जाने भी पढ़ना। कृष्ण खन्ना क्या भी आ गयो, पहले वहां तक सही था, शिल्पी चक्र दिल्ली में पढ़ लेते थे, बात खत्म। अब तो यहाँ में आके आई, पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन वाक्यता पढ़ोगे, पापड़ी न बेलना, पट्टी भी चितानी पड़ेगी, तपड़ो भी पड़ेगो, पापड़ बेल रवाना सेकनो भी पड़ेगो, और बढ़ गयो जल गयो तो दूसरो बढ़ाना पड़ेगा। अब पापड़ बेलवा तक सीमित को ना कहानी। लेक्चरर बनोगे, 8वां वेतन भी लग रहा है ना, हमारे लिए लग रहा है, लग रहा है ना, तो ये भी तो सोचो। उसके लिए, उस 8वें वेतन आयोग को लेने के लिए आप यूं मत सोचो कि यार हमारे लिए थोड़ी, ये तो सरकारी नौकरी वालों के लिए है। आप लोगों के लिए, आप तैयार हो ना यार लेने के लिए, लगो ना लाइन में। क्यों कमजोर महसूस कर रहे हो खुद को? क्या नहीं कर सकते? वो मांझी ने तो पूरा पहाड़ काट करके सड़क बना दी, सड़क ही बना दी। भयंकर अकाल आया गांव में, लेकिन फिर भी आदमी है ना, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए वहीं रुका रहा, उस अकाल में भी, भयंकर अकाल में भी गया नहीं वहां।
लोगों ने पागल कहा। जो अपने लक्ष्य के प्रति पूरी धुन से लगता है ना, अक्सर लोग उसे पागल ही कहते हैं। पागल ही कहते हैं उसको, मुझे ही कहते हैं अभी, हालांकि मुझे नहीं पता कौन कहता। लेकिन हाँ, वास्तविकता में मुझे लगता है कि लोग कहते होंगे। क्यों कहते होंगे कि यार बढ़िया लाइफ सेट है इसकी, बढ़िया सेट है लाइफ के, तो बढ़िया आनंद करे, मौज करे। बता, इसके लिए नो के लिए भाग दौड़ क्या कर रहा है? कहते हैं ना, कहते ही होंगे। लेकिन लगी गई ना नौकरी, लगे तो हैं, और तैयारी करने वाले लगी रहे ना। जहां 4 बच्चे तैयारी करने चाहिए थे, उन 4 के चक्कर में 40 ने की, तो कर ही रहे ना अभी। आंखें खुली तो सही उनकी, पागल ही सही, लेकिन खुली ना। आप लोग तैयारी कर रहे हो, यहाँ आने से कुछ तो मिलता होगा, इस पागलपन से कुछ तो मिलता होगा। भाई साहब, नॉर्मल लाइफ तो सभी जीते, डिफरेंट है वही पागल है दुनिया। राजस्थान के प्रमुख मूर्तिकार, तो वो तो हो गए क्या, भारत के प्रमुख चित्रकार। और ये भारत के हैं भाई, ये हैं भारत के, ठीक है, कहाँ के हैं, भारत के प्रमुख मूर्ति, नॉट राजस्थान। ये एक थी, मैंने सही, कोई बात नहीं, आप देख लेना इसकी करेक्ट और सही पीडीएफ है ना, एप्लीकेशन में मैं डाल दूंगा, सही करके एकदम, अपने ऐप पर मिल जाएगा आपको। देवी प्रसाद राय चौधरी, डीपी राय चौधरी, शंखो चौधरी, धनराज भगत, रामकिंकर वैद्य, चिंता मणिकर, मृणालिनी मुखर्जी, गोपीचंद मिश्रा, पहले थे ये सब, ये सारे के सारे पहले थे। प्रदोष दास गुप्ता नया है, रामवी सुतार नया है, नंदगोपाल नया है, नागजी पटेल आप लोगों को नया है। ये सभी नए जोड़े हैं, कोई सा कम किया है क्या? आगे नीचे राजस्थान में आएगी वो, अर्जुन प्रजापति भी राजस्थान में आएगा, जाएगा, चिंता मत करो, डरो मत, तुम्हारे लिए निकलेंगे वो कहीं। हाँ, वो तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाले, चिंता मत करो, है यही है। देखो, राजस्थान के प्रमुख कलाकार, यही है ना वो। एक चीज और देख लो एक बार, यहाँ ये भी राजस्थान के नहीं, भारत के, यहाँ भी कहाँ के हैं, भारत के प्रमुख कलाकार, और उसके बाद में भारत के प्रमुख गीतकार, और फिर है राजस्थान के प्रमुख कलाकार। राजस्थान के प्रमुख कलाकार रामगोपाल विजयवर्गीय पहले से भी थे, भवानी चरण गुई, भूर सिंह शेखावत, गोवर्धन लाल जोशी बाबा, देवकी नंदन शर्मा, कृपाल सिंह शेखावत, परमानंद चोयल, द्वारिका प्रसाद शर्मा, सुरेश शर्मा, राम जायसवाल, यहां तक पहले थे। हाँ, ज्योति स्वरूप भी था। अर्जुन प्रजापति हम मूर्तिकारों में पढ़ते थे पहले, इधर जोड़ दिया है राजस्थान में। उषा रानी हुजा उधर पढ़ते थे, अब जोड़ दिया है। यहाँ एक आर्टिस्ट जुड़ा है, रामेश्वर सिंह। कौन सा जुड़ा है? रामेश्वर सिंह, इसे ऐड कर दिया। आर्टिस्ट बहुत सारे आगे भी आ रहे हैं अभी। स्नातकोत्तर स्तर की बात करें, पार्ट 3 की, पार्ट 3, पार्ट 3 में आप लोग देख रहे हो उधर स्नातकोत्तर स्तर, दोनों स्तर समझ में आ गए होंगे। मैं प्रॉपर पीडीएफ डाल दूंगा, एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगी, और वैसे भी आपको डाल दूंगा, आप लोग वहां से प्रिंट निकाल देख लेना सिलेबस को। रस थ्योरी, रस सिद्धांत, रस सिद्धांत, भरत मुनि से अभिनव गुप्त, पहले भी था है में, भरत मुनि से अभिनव गुप्त। भरत मुनि के बाद कौन आएगा? भट्ट, लोलट, त्रिशंकुक, पट्टनायक और अभिनव गुप्त। पश्चिमी कला, मिस्र,
एक तो मिस्र की कला है और एक ग्रीक कला है। देखो पश्चिमी कला की बात करते हैं तो वही प्रागैतिहासिक काल से शुरुआत होती है, आपकी नहीं। हम मेसोपोटामिया पढ़ते हैं, प्राचीनतम सभ्यता मेसोपोटामिया, दजला फरात नदी की, वो नहीं है। उसके बाद ग्रीक की, मिस्र की कला है, ठीक है, पिरामिडों को हम पढ़ेंगे। ग्रीक कला है वो भी डिटेल में पढ़, दोनों नए चैप्टर है। बाइजेंटाइन पहले भी था और गोथिक पहले भी था। अब खास बात क्या है कि पुनर्जागरण काल और उनके कलाकार, पहले सीधा दे रखा था चरम पुनरुत्थान काल। क्या दे रखा था? चरम पुनरुत्थान काल। और उसमें तीनों आर्टिस्ट दे रखे थे चरम पुनरुत्थान काल के, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल। अभी आपके एक थोड़ी सी आपको राहत दी है, माइकल एंजेलो नहीं है, माइकल एंजेलो नहीं है। डायरेक्ट ये कह रहा है पुनर्जागरण काल। अब इस पुनर्जागरण काल में प्रारंभिक पुनर्जागरण काल और चरम पुनर्जागरण काल दोनों आ जाएंगे, और दोनों के कलाकार मिलाकर के आपको एक साथ दे दिए हैं। देखो, मासाचियो, सांद्रो बोट्टिचेल्ली, लियोनार्डो दा विंची, राफेल, टिशियन, टिंटोरिटो, एल ग्रीको। तो एक निकला है माइकल एंजेलो, और कितने जुड़ गए? एक और चार, पांच। वेस्टर्न आर्ट में ये नहीं, इसमें गोथिक में पढ़ना है, पढ़ेंगे, पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं पढ़ सकते, तो पढ़ना पड़ेगा। जियोत्तो को पढ़ना है उसको, और जियोत्तो से ही, जियोत्तो क्या है? गोथिक और पुनर्जागरण के बीच की कड़ी है ना। बरोक और उनके कलाकार, नया ऐड हुआ है, पूरा पूरा टॉपिक नया है। पेरेवेजियो, निकोलस पोसिन, पीटर पॉल रूबेंस और रेम्ब्रा, ये कलाकार सारे पढ़ने हैं। और बरोक कला क्या है ये तो पढ़ना ही है। बरोक क्या है, की विशेषता क्या है, और कौन कौन से कलाकार है, और उनमें इन कलाकारों को से हमें पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना। आधुनिक पश्चिमी कला चर्चा करेंगे, अभी अभी चर्चा करेंगे। रोमांटिसिज्म यानी स्वच्छंदतावाद से रियलिज्म यानी यथार्थवाद, रोमांसवाद से यथार्थवाद, और उनके कलाकार गोया, जेरिको, जेरिको ना, डेलाक्रा, टर्नर, दोमियर, कॉर्वेट, सारे कलाकार नए, सारे नए ऐड हुए हैं। अब यहाँ आपको स्वच्छंदतावाद क्या है ये पढ़ना है, से लेकर के यथार्थवाद तक के जितने वाद है उन सब का अध्ययन करना, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ना है, कला में क्या क्या परिवर्तन किस वाद में आया है, और किस वाद की क्या विशेषता है ये पढ़ना, और कौन सा कलाकार कौन से वाद के अंतर्गत करना है। इम्प्रेशनिज्म यानी कि प्रभाववाद, मौने माने देगा पहले थे, सिसली और पिसारो जोड़ दी, सिसली और पिसारो, सिसली और पिसारो ऐड कर दिया है। तो अब कुल मिलाकर कितने कलाकार हो गए इसमें? पांच हो गए, पहले तीन थे। पोस्ट इंप्रेशनिज्म उत्तर प्रभाववाद, वानगो, गोंगवर, सेजान पहले थे। फाविज्म और हेनरी माथिस पहले भी था, भाववाद और हेनरी माथिस। क्यूबिज्म घनवाद, क्यूबिज्म घनवाद, पिकासो, जॉर्ज ब्राक, जॉन ग्रीस ऐड हुआ है, ग्रीस ऐड हो गया। एक्सप्रेशनिज्म अभिव्यंजनावाद, क्या है? अभिव्यंजनावाद, एडवर्ड मुंक, किचनर, वासिली कॉन्डिस्की, फ्रांस मार्क, इसमें दो कलाकार ऐड हुए हैं, फ्रांस मार्क और किचनर। दादावाद और सरियलिज्म यानी कि अति यथार्थवाद, अति यथार्थवाद, श्योर रियलिज्म, श्योर रियलिज्म, अति अति यथार्थवाद, मार्शल दचम, साल्वाडोर डाली, पहले भी थे दोनों कलाकार। दादावाद का तो कौन है?
और साल्वाडोर डाली अति यथार्थवाद। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म और उनके कलाकार अमूर्त अभिव्यंजनावाद। एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म, अमूर्त अभिव्यंजनावाद और उनके कलाकार कौन कौन है? पॉल क्ली, जॉन मीरो, जैक्सन पोलाक, ये पहले थे। मार्क रोथको और फ्रांस क्ली, ये नए ऐड हुए। मार्क रोथको और फ्रांस क्ली, ये दो नए ऐड हुए। अब आप देखें, चौथा पार्ट है इसका, चौथा पार्ट है वो आपके शिक्षा मनोविज्ञान वाला है, तो हम बाद में लेंगे, थोड़ा स्पेशली लेंगे, कि अभी हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट को एक साथ समझ। क्या जोड़ा है सिलेबस में, पहले में और अब में अंतर क्या है? भाई जोड़ा क्या है? एक चीज और नोट कीजिए आप लोग, षडांग का नाम नहीं है। किसका नाम नहीं है? षडांग का। अब ध्यान दीजिए, षडांग का नाम नहीं है, हम इसे छोड़ भी नहीं सकते। षडांग को जब हम प्राचीन भारतीय साहित्य पढ़ते हैं ना, प्राचीन भारतीय साहित्य, तो वहां पर मनीषी वात्स्यन का कामसूत्र आता है और पंडित यशोधर का जयमंगला आता है। पंडित यशोधर का जयमंगला, जैसे ही हम उनको पढ़ेंगे हाथों हाथ वहीं षडांगों को पढ़ेंगे, क्योंकि 6 अंग वैसे हम पढ़ ही चुके हैं, और फंडामेंटल ऑफ आर्ट्स में षडांग की महत्वपूर्ण भूमिका है, उसको पढ़ नहीं सकते, हम पढ़ेंगे। ठीक है। मान लो वो यूं ही कहते, प्राचीन भारतीय साहित्य की बात कर रहा है ना वो, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी बताइए, है ना? ऐसे पूछ लिया उसने पंडित यशोधर के जय मंगला नामक ग्रंथ में षडांगों की संख्या कितनी है, या उसके अनुसार तीसरे नंबर का अंग कौन सा है चित्रकला का? सकता है ना? क्या जोड़ा है, देखो क्या जोड़ा है। पहला जो भाग है उसी की बात कर लेते हैं। उसमें जोड़ा है कला का प्रकृति, समाज और शिक्षा के साथ संबंध। ये नया टॉपिक है, पूरा के पूरा नया टॉपिक है। दूसरा है राजस्थान की प्रमुख लोक कलाएं, उसमें ब्लू पोल्ट्री और ब्लॉक प्रिंटिंग को जोड़ा है। ब्लू पोल्ट्री और ब्लॉक प्रिंटिंग को ऐड किया है। भारतीय चित्रकला प्रागैतिहासिक काल से कंपनी तक ही नहीं जोड़ा, तो पहले था वो यथावत है, ऐड कुछ नहीं है यहाँ। पुनर्जागरण से आधुनिक तक में देखो रविन्द्रनाथ टैगोर जुड़ गया है, गगननाथ टैगोर जुड़ गया है, विनोद बिहारी मुखर्जी ऐड कर दिया है, नितिननाथ मजूमदार ऐड कर दिया, अब्दुल रहमान चुगता ऐड कर दिया, शारदा चरण वकील ऐड कर दिया है। तो कितने कलाकार हो गए? 2, 4, 5 और कलाकार हो गए, 6 कलाकार नए। फिर है कलाकार समूह। कलाकार समूह में क्या जोड़ दिया? ग्रुप 1890, ग्रुप 1890 ऐड कर दिया। भारतीय वास्तुकला और मूर्ति, अगला जो टॉपिक है इसी में मैंने टॉपिक डाल रखा है, और किस टॉपिक में क्या जोड़ा है आप लोग उस हिसाब से समझा, आपको समझने में। भारतीय वास्तुकला और मूर्तिकला के इतिहास में कुछ भी नहीं जोड़ा है, पहले था वही है। आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते थे, कांची भरूत अमरावती वही, कारला भांजा है ही सही, मथुरा गांधार पहले से था, ठीक है, देवगढ़ और उदयगिरी पहले से ही था। उसके बाद आप कोणार्क का सूर्य मंदिर, मीनाक्षी मंदिर और खजुराहो ये पहले से ही थे, तो यहाँ कुछ भी ऐड नया नहीं हुआ। राजस्थान के मंदिर वास्तुकला और मूर्ति, राजस्थान की बात हो रही है, कहाँ की बात हो रही है? राजस्थान की। तो इसमें एकलिंग नाथ का मंदिर जुड़ गया है, एकलिंग जी मंदिर, और सहस्त्रबाहु मंदिर जुड़ गया, 2 मंदिर जुड़ गए। बाकी के जो 12 मंदिर थे आपके, 12 या 16, वो पहले के पहले ही है, पहले थे, अब वो 12 है, 8 है, नहीं ज्यादा होंगे, कर लेंगे एक बार काउंट। तो नए ऐड हुए मंदिर। अब यहाँ देखो, भारत के प्रमुख कलाकार राम कुमार, कृष्ण खन्ना,
ए रामचंद्रन, ए मेनन, अर्पणा कौर और गोगी सरोज, ये नए आर्टिस्ट जुड़े हैं भारत के। सारे कहाँ के आर्टिस्ट है? भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो यहाँ कितने हो गए? 1 2 4 5 और 6। वहां थे, यहाँ ऐड करते चलो। भारत के प्रमुख मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता, आरवी सुतार, नंद गोपाल और नागजी पटेल, 4 ये मूर्तिकार, भारत के मूर्तिकार। और राजस्थान के प्रमुख कलाकारों में रामेश्वर सिंह नया जुड़ा है, केवल एक जुड़ा है, रामेश्वर सिंह, केवल एक और ऐड कर लो। थर्ड जो पार्ट है इसका, स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर स्तर, एमए वाला जो स्तर है उसकी बात करें तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में कुछ नहीं पढ़ा, पहले पढ़ा ही है सेम। पाश्चात्य कला में देखिए, मिस्र की कला और ग्रीक कला बिल्कुल नया ऐड हुआ है। मिस्र की कला और ग्रीक कला बिल्कुल नया ऐड हुआ है। यूनान की कला, पुनर्जागरण काल और उनके कलाकार में देखें, पुनर्जागरण काल और उनके कलाकारों की बात करते हैं, नए कौन कौन से जुड़े हैं। मासाचियो नया है, सांद्रो बोत्तिचेल्ली, टिशियन टिंटोरेटो और एल ग्रेको, 5 कलाकार ये नए। और एक कलाकार यहाँ कम हुआ है, माइकल एंजिलो। आपके लियोनार्डो दा विंची पहले से था, अभी भी। राफेल पहले था, अभी भी। माइकल एंजिलो हटा दिया है। बरोक और उनके कलाकार देखें, कैरेवेजियो, निकोलस पुस, पीटर पॉल रूबेंस और रेम्ब्रा, ये 4 कलाकार यहाँ ऐड हुए हैं। और बरोक और उनके कलाकार, बरोक तो है ही, बरोक शैली को तो पढ़ना ही है, ये कलाकार ऐड हुए हैं। आधुनिक पाश्चात्य कला, स्वच्छंदतावाद से यथार्थवाद और उनके कलाकार, पूरा टॉपिक नया ही है, स्वच्छंदतावाद से यथार्थवाद तक का टॉपिक पूरा नया है। गोया, जेरिको, डेलाक्रा, टर्नर, दोमी, टोमियर, कार्वेट, 6 कलाकार नए ऐड हुए हैं, सारे के साथ सारे नए ऐड हुए हैं। प्रभाववाद, सिसली और पिसारो नए ऐड हुए, सिसली और पिसारो। और इस प्रभाववाद में पहले कौन कौन थे? माने, मोने और देगा, 2 ऐड हुए हैं, सिसली और पिसारो। उत्तर प्रभाववाद में कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, जो पहले था वही है। उत्तर प्रभाववाद में नया ऐड नहीं हुआ है, वानगो, गोंगो और स्टेजान पहले वाला ही है। भाववाद में केवल हेनरी माथिस है, जो पहले भी था, नया ऐड नहीं हुआ है। धनवाद में नया ऐड हुआ है जुआन ग्रीस, धनवाद में प्राक और पिकासो पहले से ही थे, ग्रीस ऐड हुआ है। अभिव्यंजनावाद में किचनर और फ्रांस मार्क ऐड हुआ है, अभिव्यंजनावाद में किचनर और फ्रांस मार्क। दादावाद और अति यथार्थवाद में कुछ भी ऐड नहीं हुआ है। मार्शल दूसरा पहले से भी था, साल्वाडोर पहले भी था, यही है। अमूर्त अभिव्यंजनावाद में और उनके कलाकार मार्क रोथ और फ्रांस क्ली, ये नए ऐड हुए हैं। रोथ को और क्ली नए ऐड हुए हैं, ये अमूर्त अभिव्यंजनावाद में ऐड हुए। और ये पूरा के पूरा है आपका सिलेबस, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए आपका सिलेबस है। और ये सिलेबस आपका केवल किसका है? विषय का, चित्रकला का है। मनोविज्ञान टॉपिक है, वो चौथी इकाई में है, वो टॉपिक चौथी इकाई में है। जैसा पहले आता था वैसा ही अब है, उसमें वही शिक्षण की विधियां हैं, शिक्षण के चर है, मूल्यांकन है, मूल्यांकन प्रक्रिया है, और आईसीटी, इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे इसमें शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर, 4th पार्ट के अंदर। अब देखें कितने कला आर्टिस्ट तो ऐड हुए हैं, ऐड कितने नए ऐड हुए हैं? 39। मैंने भी नहीं काउंट किए, ठीक है, लेकिन मुझे इतना नहीं लगा कि 39 हो गए, मुझे लगा कि 20 एक होंगे, 15 से 20 के समथिंग होंगे।
15 से 20 के समथिंग होंगे, मुझे ऐसा लगा। देखो वास्तविकता में होता क्या है, जब हम मोटे तौर पर देखते हैं ना, मोटे तौर पर देखते हैं तो ऐसा लगता है मोटे तौर पर कि हाँ इतना होगा। अब एक एक चीज निकल करके आ गई ना, बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ये तो ये है ये 39 नए आर्टिस्ट ऐड हुए हैं, पुराने तो है ही। ये आर्टिस्ट, ओनली आर्टिस्ट की बात कर रहा हूं। 39 नए आर्टिस्ट ऐड हुए हैं। और फिर आपकी जैसे मिस्र की कला है, ग्रीक की कला है, ये ऐड हुई है, बरोक ऐड हो गई, स्वच्छंदतावाद ऐड हो गया, आपके यथार्थवाद तक ऐड हो गया। ये बहुत सारी चीजें ऐड हो चुकी है। मैं ये कहने वाला हूं कि आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हो ना, तो भी आपके लिए परफेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर। क्योंकि उसमें क्या बच रहा है आपका, उसमें बच रहा है आपके प्रागैतिहासिक काल पश्चिम का, एक बच रहा है मेसोपोटामिया, ठीक है। इसके बाद आप आ जाओ, कुछ कलाकार और ऐड हो जाएंगे इसमें, उधर आओगे तो पश्चिम का सौंदर्य शास्त्र, पश्चिम का सौंदर्य शास्त्र। और भारतीय सौंदर्य शास्त्र में आनंद कुमार स्वामी और रविन्द्रनाथ टैगोर, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में आनंद कुमार स्वामी और रविंद्रनाथ टैगोर बच रहा है, और पश्चिम का पूरा सौंदर्य शास्त्र है बस। तो आपका 80 से 85% तो कौन सा सिलेबस होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का। 80% असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस। नेट का भी बहुत कुछ आपको यहाँ। तो एक और चीज देखो, आप लोग है ना यूं कतई नहीं समझे कि हम सब्जेक्ट को तो क्वालिफाई कर। अगर कोई थोड़ा सा भी ढंग का पेपर बन गया ना, थोड़ा सा भी ढंग का बन गया, थोड़ा सा भी, मैं ज्यादा की नहीं कर रहा, थोड़ा सा भी ढंग का बन गया ना पेपर, उसी में आपकी सब परतें खुल जाएंगी, परतें खुल जाएंगी सारी की सारी, कि हाँ भाई हम क्या है। इसलिए एक एक क्षण का, एक एक पल का इस्तेमाल करें आप लोग। आप लोग ही नहीं कर रहे हो तैयारी अकेले, यहाँ जो आप बैठे हो ना, आप भी तैयारी नहीं कर रहे हो, पूरे राजस्थान में बहुत सारे विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, और पुराने टाइम से तैयारी कर रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में जो स्टूडेंट इंटरव्यू तक गया है, वो स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहा है, और पिछले स्कूल लेक्चर की भर्ती में जो डबल में गया है, वो स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहा है। नए बच्चे इंक्लूड हो रहे हैं, वो स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं। अब आपको लग रहा है 180 पोस्ट, बढ़ भी तो रहे हैं लोग, कंपटीशन में लोग एक्टिव भी तो हो रहे हैं। अभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ देखो, किसी ने कल्पना ही नहीं की थी 160 प्लस कट ऑफ जनरल की जाएगी। 160 किसी ने भी कल्पना नहीं की थी, लेकिन गई। वो कहते हैं 160 बहुत मार्क्स होते हैं। सिंपल सी बात है कि बच्चे तैयारी करने वाले बहुत हैं, पहले जैसी स्थिति नहीं। हमारे विषय के बच्चे जागरूक, जान चुके कि हाँ चल रहा है। आपके कॉलेज में अगर 30 बच्चों में से मान लो 10 नहीं पढ़ रहे, उनको नहीं पता, तो वो नहीं पता, 20 को तो पता है, 15 को तो पता है, बहुत होते हैं। और कंपटीशन में हर सब्जेक्ट का कंपटीशन जितने बच्चे होते हैं उनमें थोड़ी होता है, कंपटीशन तो शीर्ष बड़े बच्चों में। आपको वहां रहना है, आपको वहां अपनी जगह बना लिए, बनानी है, तो निश्चित रूप से उनसे ज्यादा मेहनत और स्मार्ट मेहनत करनी पड़ेगी, वेल मैनेज्ड तरीके से करनी पड़ेगी, और एक्सरसाइज के साथ करनी पड़ेगी, टेस्ट सीरीज और कंटेंट कंसेप्ट वाइज, तब जाकर के हम स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से समझ लें। फिर भी आपको सिलेबस में कहीं कोई दिक्कत है, कोई समझ, आप लोग बात कर सकते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी इस वीडियो को पहले लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। पहली बार लाइक सब्सक्राइब शेयर बोल रहा हूं मैं। आप लोगों को जो भी वीडियो अभी यूट्यूब पर हमारी अपलोड होगी वो आपको जल्दी मिल, आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ऐसा ही होता है ना सब्सक्राइब करने से। हाँ, अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हाँ, तो आप जो भी वीडियो देखना चाहें, नेक्स्ट हमारी जो भी वीडियो आएगी, आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर कर दें और लाइक कर दें, ताकि जो भी वीडियो आए आपको सबसे पहले मिलती रहे। अब समय समय पर हम आपको वीडियो डालते रहेंगे।
पर भी, और एप्लीकेशन पर तो हमारे सारे वीडियो ही हैं। देखो यूट्यूब में मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता, हाँ पढ़ाना आता है, जो ठीक है वो पढ़ा लेते हैं, और यूट्यूब पे आपको वीडियो मिलती रहेगी क्लासरूम। ठीक है, धन्यवाद।